अक्टूबर 2020 में गुजरात के जूलॉजिकल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे। उसी पार्क में एक चिड़ियाघर भी था जहां उन्होंने काफिला को रोका और तोता और पक्षियों के चहल के बीच उन्होंने दो तोता को अपने पास बुलाया। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने दुलार किया, पूरे देश में उस फोटो की, उस वीडियो की चर्चा रही। बात हम करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो इनका जीव प्रेम किसी से छिपा नहीं है। कालू और लालू उनके दो पालतू कुत्ते हैं। जब वे गोरखपुर जाते हैं तो सबसे पहले वे उनसे मिलते हैं, वो भी योगी जी को दुलार करते हैं और योगी जी भी जमकर उनसे बातें करते हैं। इतना ही नहीं, वे बैंकाक भी गए तो वहाँ चीते के शावक को दूध पिलाने लगे। ये सब वीडियो तो खूब वायरल हुआ और इससे ये भी साबित होता है कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, लेकिन वे जीव प्रेमी हैं। और यही बात है कि किसी भी इंसान का व्यक्तित्व अगर देखना हो, समझना हो, तो आप पहले ये देखें कि जीव जंतुओं से उनके मन में प्रेम है या नहीं। आइए आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के एक ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलाते हैं जो अल सुबह गोमती नगर के एक पार्क में आते हैं और मछलियों को चारा देते हैं। जी हाँ, इनके दिन की शुरुआत इसी से होती है और उस शख्सियत का नाम है धर्मवीर प्रजापति, जो योगी सरकार के होमगार्ड और कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। धर्मवीर जी, आपका 10 अंडे में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, यहाँ लखनऊ जब मैं रहता हूँ तो डेली सुबह जनेश्वर में से पार्क आना और मछलियों को छुपाना और उसके बाद फिर जाकर के अपनी दिनचर्या में लग जाना, यही मेरी दिन की शुरुआत से डेली का है। तो जिस समय आप मछलियों को चारा देते हैं उस समय आपके मन में, चूँकि आप पॉलिटिशियन भी हैं और ईश्वरीय आस्था भी रखते हैं, तो क्या भाव चलता रहता है, क्या चिंतन चलता है? देखिए, पशु पक्षी और जीव जंतु सभी एक एक प्रकृति का एक हिस्सा हैं, परमात्मा की सभी। और एक मैं मानता हूँ कि परमात्मा की संतान हैं सभी और हम इंसान हैं। तो हम लोगों को भी जीव जंतु पशु पक्षियों का ध्यान में रखना चाहिए। ये मेरा बचपन से ही प्रेम रहा है। मेरे घर में मेरी बेटी दीपावली से शुरू होती है और होली तक बाजरा 3 किलो 4 किलो डेली पक्षियों को डालना छत पे और हजारों पक्षी आते हैं और घर पे आकर के गांव में जो बिजली के तार हैं उन पे आकर के बैठ जाते हैं और बैठ कर के जगाते हैं। चिड़िया गांव वालों को आकर के जगाने का काम करते हैं। वो हजारों आके बैठ जाते हैं, सुबह ही इंतजार करते हैं और होली के बाद आना बंद हो जाता है, क्योंकि फसल कटती है। फसल कटती है तो दाना खेतों में हो जाता है, तो वो होली के बाद आना बंद हो जाते हैं, इसलिए बंद हो जाता है। और लेकिन हो दीपावली के बाद में जब कोई फसल ऐसी रहती नहीं है, खेतों में कोई दाना हो, तो फिर वो आना शुरू हो जाता है अपने आप स्वतः। और शुरू उन्हें ठिकाना मालूम है कि यहाँ जाएंगे तो खाना, दाना, पानी मिलेगा मिलेगा। पहले हम करते थे, फिर बेटी समझदार हो गई तो फिर उसको बेटी जिम्मेदारी संभालने लगी। तो ये बचपन से हमारे रहा है, हमारे पिताजी भी धार्मिक रहे हैं, तो ये शुरू से ही चलता है। अपने गांव कहाँ पड़ता? गांव है, जन्मभूमि तो हाथरस जिले की थी, बहरदोई गांव, और रहने लगे हम 30 साल पहले आकर के वहाँ हाजीपुर खेड़ा खनौली के पास। तो ये निरंतर प्रक्रिया है हमारे परिवार की। मतलब आप लखनऊ में, तो आप यहाँ मछलियों को चारा दे रहे हैं, वहाँ आपकी उपस्थिति बेटी आपकी दर्ज करा रही चिड़ियों को? बेटी कर रही है, बेटा करता है। बेटा चला जाता है वहाँ जहाँ मछली पालन होते हैं, तालाब हैं वहाँ गांव में, वो चला जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती है पूरे परिवार में। सर, मुख्यमंत्री जी का जीव प्रेम छिपा नहीं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि गुल्लू कल्लू उनके दो पालतू कुत्ते हैं। सुबह अगर उठते हैं तो पहले दुलार प्रेम उन्हीं को दिखाते हैं, वो भी खूब जम के प्यार उड़ेते हैं। इसी तरह और भी उनका एक कोई बंदर भी है, बंदर भी आएगा मुख्यमंत्री जी की गोद में बैठ जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री जी की सोच, मुख्यमंत्री जी की सोच, और आप तीसरा शख्सियत ऐसे हमें दिख रहा है इस सरकार में जो अल सुबह आकर के यहाँ मछलियों को चारा देते हैं।
तो जीव जंतु का जो प्रेम है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये मानवता का संदेश है, इंसानियत का एक संदेश है। मेरा मानना है कि सभी व्यक्तियों को इंसानों से हटकर भी, इंसानों के साथ तो सबका रहता ही है, लेकिन पशु पक्षियों के पास उनके साथ भी रहना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि इंसान जब जन्म लेता है तो इंसान में सोचने समझने की शक्ति होती है। पशु पक्षी अपने पिछले कर्म का भोग भोगते हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर है तो थोड़ा उनका ध्यान रखा जाए। ये तो बड़ी अच्छी सोच है, काश ये सभी लोग सोचे। अगर ये सोचने लगे सभी लोग, तो मेरा मानना है कि जो हमारी पुलिस व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था है, शायद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सोच हो तो। हाँ, सोच हो। हालांकि कुछ लोगों में है। खैर, जितना सर मैंने आपको जाना समझा, दो आपसे मुलाकात हुई, तो हमेशा मैं देखता हूँ कि आप व्यक्तित्व निर्माण पे ही ज़्यादा जोर देते हैं। क्या इसमें निर्माण व्यक्तित्व में कैसे सुधार करना चाहिए, खासकर यंगस्टर को? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। और नव निर्माण के बच्चों के भविष्य के लिए तो मेरा अपना मानना है कि हमारे बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, उनको हमारी नई पीढ़ी अध्यात्म की ओर जाए, अपना कर्म भी करे और अध्यात्म की ओर भी जाए। अध्यात्म का मतलब है कि ईश्वर और प्रकृति दोनों को जाने। पहले हम जब छोटे थे तो सर्दियों में 40-40 दिन कोहरा होता था, दर्शन नहीं होते थे सूर्यदेव के। गर्मियों में आंधी गर्मी भयंकर होती थी। बरसात में बरसात 40-40 दिन 50-50 दिन हमने देखी है, वो सब खत्म हो गया। न 40 दिन की वर्षा रही, न वो ये क्या है, बिल्कुल। हम, और ये सब हम लोगों की देन है। हम लोग जो है प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, ये उसका प्रतिफल है, उसका खामियाजा बिल्कुल प्रतिफल है उसका। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि प्रकृति सम हो जाएगी, और सम हो जाएगी तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। सर्दी नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, तो हमारे लिए जो अन्न है या फल हैं, जो भी है, वो नहीं होगी। और नहीं होगी तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी देश दुनिया के लिए। तो हमें प्रकृति का ध्यान भी रखना चाहिए, बैलेंस करते हुए। नहीं, प्रकृति का ध्यान हमें रखना चाहिए। प्रकृति की वजह से हमें ऑक्सीजन मिल रही है फ्री में, प्रकृति की वजह से हमें प्रकाश मिल रहा है, गर्मी मिल रही है, प्रकृति की वजह से हमें पानी मिल रहा है, प्रकृति से हमें जो जीवन की जिससे हमारा जीवन चलता है वो सारी चीज़ें निःशुल्क मिल रही हैं। और मैं तो कहता हूँ कि कोरोना काल में व्यक्तियों को सीखना चाहिए था। ऑक्सीजन पैसे से मिली और मिलना मुश्किल हो गया, और प्रकृति हमें फ्री में दे रही है। फ्री में दे रही है तो हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे, और जब ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पैसे से खरीदते हैं उसकी कीमत तब समझते हैं। और जबकि ऑक्सीजन प्रकृति हमें फ्री में दे रही है, तो प्रकृति का संरक्षण भी हम लोगों को करना चाहिए, साथ साथ अपने जीवन के। देखिए, प्रजापति जी ने कितनी बड़ी बात कही कि प्रकृति हमें फ्री में सब कुछ दे रही है, लेकिन हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। उसका खामियाजा कोरोना काल में किस तरीके से भुगतना पड़ा, ये सभी जानते हैं। तो प्रकृति को संरक्षण करना है, प्रकृति का उसे बचाना है, ये हम सभी का नैतिक कर्तव्य और धर्म भी बनता है। सर, आपने जेलों में महामृत्युंजय जाप और गायत्री मंत्र का जाप की जो शुरुआत की है, एक अच्छी पहल है। सराहनीय पहल इसलिए कि आज तक किसी मिनिस्टर ने किया नहीं था। तो स्वाभाविक है कि कैदियों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। कहते हैं ना कि एक परमाणु बम को भी अगर गायत्री मंत्र पूरा हिंदुस्तान एक साथ करे तो वो खत्म कर सकता है, इतनी ताकत होती है। जेलों के अंदर इसका पॉजिटिव मैसेज जाएगा, ये पूरा विश्वास है आपका? देखिए, मैं मानता हूँ कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि पहले जहाज नहीं होते थे। त्रेता द्वापर में लकड़ी के उड़न खटोले उड़ते थे, वो मंत्रों की शक्ति थी। मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। मंत्रों की शक्ति, मंत्र हमारे परमात्मा से साक्षात्कार करा देते हैं। मंत्रों में वो शक्ति है। मंत्रों में वो शक्ति है कि हमारे मंत्रों के जप से संत और महंत हमारे भविष्य का निर्माण कर देते हैं।
भविष्य का बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में हमें बता देते हैं, सचेत कर देते हैं। तो मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। मेरे मन में ये था कि दो तरह के होते हैं अपराधी, एक तो पेशेवर होता है और एक व्यक्ति होता है कि किसी भी कारण से न चाहते हुए घटना घट गई और वो जेल के अंदर चला गया। अब जेल के अंदर जाने के बाद में मेरा अपना मानना था कि पश्चाताप होता होगा, जब परिवार का लगता होगा कि हम खुली दुनिया में नहीं जी रहे, परिवार के साथ नहीं है, रिश्तेदारों के साथ नहीं है, तो निश्चित पश्चाताप होता होगा। और मेरे मन में ये आया कि वो भी है इंसान, तो उनको कुछ अवसर ऐसा दिया जाए कि उनकी मनोदशा बदले, मनोदशा बदले। मेरी इच्छा थी कि जेल के अंदर सज़ा काटने के बाद कैदी जब घर जाए तो उसका व्यवहार बदला हुआ हो, पड़ोस के गांव के लोग देखें, मोहल्ले के लोग देखें कि ये जेल से भी सुधर के आया है। और इसके पीछे रहस्य मेरा ये था कि जब गांव के, पड़ोस के, मोहल्ले के लोग देखेंगे कि ये जेल के अंदर से बदल के आया, तो हो सकता है कि अपराधों में कमी आए, लोग देखें, युवा पीढ़ी देखे कि ये जेल के अंदर भी बदल के आया है, तो अपराधों में कमी हो तो हमारा जीवन चल रहा, सब लोगों की सुख शांति से जीवन यापन चले। ये इसके पीछे रहस्य है मेरा। और जब मैं आगरा की जेल में गया एक बैरक का उद्घाटन करने, तो मैं कैदियों से मिला। कैदियों से जब मिला, मैंने उनसे जाना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आपको परिवार की याद नहीं आती क्या, बाहर की दुनिया में आपकी इच्छा नहीं होती जीने की? तो बहुत से कैदियों ने कहा, सर हमें पश्चाताप है, घटना हो गई थी लेकिन हमें पश्चाताप है, हम क्या करें क्या। जो क्रिमिनल्स वहाँ पे बंद थे। और कई लोग ऐसे थे कि घटना एक व्यक्ति की हुई है और पूरा परिवार जेल में है, तो हमें मनोदशा उनकी बदलने के लिए, मेरे मन में था कि मनोदशा बदले और एक बेहतर इंसान बन के जेल से वो बाहर जाएं, तो एक दुनिया का माहौल बदले। बहुत बड़ी सोच और बहुत अच्छी पहल आपकी है। आपने सर होमगार्ड्स विभाग में भी एक बड़ा शानदार काम किया कि जो आपने ऑडियो जारी किया कि मैं मंत्री नहीं अभिभावक हूँ, उसका असर ये है कि जैसे एक होता है कि माँ बाप गार्जियन होते हैं बच्चे के लिए, अगर माँ या बाप में से कोई दुनिया में नहीं रहता तो अनाथ महसूस करते हैं। वही हाल होमगार्ड विभाग का था कि आपका एक मैसेज जाना, पूरे प्रदेश के 1,18,000 जवानों में एक उमंग, एक जोश देखने को मिला। उन्हें यह एहसास होगा कि हम वर्दीधारी संगठन में एक दमदार जवान हैं। तो ये आपको भी सूचना मिली होगी, तो क्या क्या पहल सकारात्मक और करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अभिभावक हैं 1,18,000। मुझे भी महसूस हुआ उसके बाद में। मेरा अपना मानना है कि जो व्यक्ति जिस पद पे है उसके अंदर जितना दायरा है वो सब एक परिवार की तरह मिलकर के काम करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा, सकारात्मक आएगा, ये मेरा अपना मानना है। तो मैंने सोचा कि मैं कहने के बजाय करके दिखाऊं तो और लोग भी सीखें। इसलिए मेरे मन में आया कि उनसे एक मैसेज अपना भेजा जाए कि कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी भी हमसे अपनी बात कह सकता है। मेरा अपना मानना है कि जब तक दोनों तरफ से वार्तालाप नहीं होगी, संवाद नहीं होगा, तब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। नीचे क्या चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, तो उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। हमारा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसमें हमें कुछ करके दिखाना है, अलग हटके कुछ करके दिखाना है। मुख्यमंत्री जी का विश्वास भी आप पे बहुत निश्चित है। और उन्होंने कहा भी हमसे कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और एक उन्होंने मुझे सचेत भी किया कि आपकी जो छवि है इस विभाग को चलाते चलाते वो छवि भी बरकरार रहनी चाहिए, होमगार्ड्स विभाग को, दोनों को, कारागार और होमगार्ड को। तो मुझे महसूस हुआ कि अच्छा लगा कि इसका मतलब मुख्यमंत्री जी भी मेरी छवि को जानते हैं कि मेरी छवि कैसी है। मुझे खुशी हुई कि मेरे अभिभावक मेरी छवि के बारे में जानते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैंने कहा मैं प्रयास करूंगा कि उससे और बेहतर कुछ करके दिखाऊं। सुनने में भी आया सर कि आपको मालूम ही नहीं था कि आपको मिनिस्टर बनना है, मुख्यमंत्री जी का कॉल गया, फिर आप आए और उन्होंने एक उपहार के रूप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी, ऐसा है क्या? ना, पता तो नहीं था कि मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य निष्ठा जो मेरी है उस पर भरोसा था
हमें भरोसा था कि सहभागिता होगी। पता ये नहीं था कि बनेंगे, लेकिन मन में विश्वास था अटल कि जिस तरह से हम कर्तव्य निष्ठा अपनी पूरी निभाते हैं, उस आधार पर भरोसा था कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी टीम में हमें सम्मिलित करेंगे, इतना भरोसा था। ये भी सुनने में आया कि आपके कोई गुरुजी हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले ये डिक्लेयर कर दिया था, शायद उनके मन में कुछ तरंगे आ रही थी, ऐसे वेव्स इतने बड़े धर्मात्मा है कि वेव्स आए, उन्होंने आपको गले लगाया और ये कहा कि आप मिनिस्टर बनोगे, ऐसा भी कुछ है? देखिए, वो तो मैं जब चित्रकूट गया और जहाँ भी जाता हूँ जिले में, जहाँ भी कोई तीर्थ स्थल होता है तो मैं दर्शन करने ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का मैं रहा हूँ शुरू से, तो मैं दर्शन करने ज़रूर जाता हूँ। तो ऐसे ही चित्रकूट जब मैं गया तो मैंने पता किया तो राम भद्राचार्य जी थे वहाँ, तो मैंने सोचा मिलने का समय लिया जाए। तो जब मैं मिला उनसे तो इतना प्यार, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं स्वयं भगवान से मिल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं प्रजापति जी, मेरे गले लगी, मेरे अंदर से तरंगे आ रही हैं कि मैं आपको हृदय से लगाऊं। हृदय से लगाया, बहुत देर हृदय से लगाते रहे। ऐसे महापुरुष जो जो 1.25 लाख मंत्रों का जप आज भी करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तो साक्षात्कार होते हैं, स्वयं स्वयं परमात्मा का स्वरूप होते हैं। और एक हम जैसे लोगों को सुधारने के लिए कि मनुष्य का शरीर होता है लेकिन परमात्मा स्वरूप होते हैं, तो मुझे भी हृदय में बड़ी शांति महसूस हुई उनसे गले लग करके। और लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप तो दोबारा मिनिस्टर बनेंगे, उनके हृदय से निकला। तो जो वास्तविक संत हैं, जो परमात्मा को मानते हैं और जो वास्तविक आराधना साधना करते हैं, उनके हृदय की निकली हुई बात कभी फेल नहीं होती, क्योंकि हृदय में परमात्मा का वास उनके में होता है। ये कब की बात है सर? ये तो चुनाव आचार संहिता नहीं तो उससे 4-5 महीने पहले की बात है। हाँ, आपको बता दें कि धर्मवीर प्रजापति जी ये पहले मिनिस्टर हैं जिन्होंने होमगार्ड्स विभाग में एक नई उमंग, एक नई आशा जगा दी। एक ऑडियो इन्होंने जारी किया था जिसमें इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं मंत्री नहीं अभिभावक हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी मंत्री ने, खासकर होमगार्ड विभाग कारागार का मंत्री हो, किसी ने भी इस तरह की बातें नहीं की। मंत्री का एक दायरा होता है जो बहुत बड़ा होता है। जवान तो बड़े मामूली सी तुच्छ चीज़ माने जाते हैं इस विभाग में। अफसर जिन्हें मंत्री के पास तक तो जाने ही नहीं देते, लेकिन मंत्री जी ने अभिभावक क्या बोला कि अब सबको ये लगने लगा कि वाकई हम लोगों में दम है, और ये दम काम के बल पे होमगार्ड के जवान दिखाएंगे। चलते चलते आगे अभी मंत्री जी से और बात होंगी, और देखते रहिए 10 अंडे बीच।